कार्यक्रम का शुभारंभ आज की संध्या मां शारदे का नमन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मेरी सरस्वती वंदना आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और मेरी सरस्वती वंदना। हे हंस वाहिनी परमेश्वरी, विद्या बुद्धि का विस्तार दे मां शारदे। हे वागेश्वरी, कंठ में मेरे अपना अंश उतार दे मां शारदे। हे वीणा वादिनी, स्वरों में मेरे मधुरता की झनकार दे मां शारदे। हे कमलासिनी, काव्य सुमन स्वीकार ले मां शारदे। भावों की सागरिका, शब्द मेरे डूबे नहीं, इन्हें तार ले मां शारदे। मां शारदे को नमन। आज का विषय है हमारा साहित्य और सोशल मीडिया। आज की विषम परिस्थितियों में सोशल मीडिया की विशेष भूमिका रही है। साहित्य और समाज का धुंधला प्रतिबिंब दिखाई देता है सोशल मीडिया के द्वारा। थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो सोशल मीडिया हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। तो इसके लिए हमारे आमंत्रित साहित्यकार विद्वजन अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मुंबई से अश्वनी उम्मीद जी को। अश्वनी उम्मीद जी एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। गजल, लघु कथा, शेरो शायरी, मिमिक्री और पेशे से ये फोटोग्राफर है। और आइए अब हम लोग अश्वनी उम्मीद जी की जो निजी अभिव्यक्ति है इस बारे में वो बताएंगे। अश्वनी उम्मीद जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत है इस आभासी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी साहू जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग जुड़ गए होंगे शायद। और कृपया बताएं कि मेरी आवाज और मेरा वीडियो आपको स्पष्ट आ रहा है? हाँ, आ रहा है। एक दो लोग और भी बता दें। मेरी आवाज आ रही है? एक दो लोग सबको? ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ रजनी साहू जी को। सुधा साहित्य एवं सामाजिक संस्था की अध्यक्ष हैं वे। और उसके साथ ही साथ मैं सभी साहित्यकारों को प्रणाम करता हूं और संस्था की उपाध्यक्ष श्रीमती शेफाली श्रीवास्तव जी को बधाई देता हूं। एवं एक बार पुनः संस्था की अध्यक्ष श्रीमती रजनी साहू जी को विशेष बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने इस संवाद गोष्ठी का आयोजन किया है और समय समय पर बहुत सारे साहित्यिक आयोजन में करती रहती हैं। और मेरा नाम अश्वनी उम्मीद लखनवी है। मूल रूप से शायर हूं और शायरी के साथ साथ जैसा कि रजनी जी ने बताया अन्य कई विधाओं में लिखता हूं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेता रहता हूं। आज सुधा साहित्य सामाजिक संस्था द्वारा जो ये विशेष परिचर्चा सत्र आयोजित किया गया है वो बेहद आवश्यक, विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये विषय समसामयिक है और सबके लिए इसे सुनना समझना बहुत लाभप्रद होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज का विषय है साहित्य और सोशल मीडिया। इस विषय पर मैं जो विचार रखना चाहता हूँ मेरे निजी विचार हैं। इससे सहमत असहमत होना स्वाभाविक है
और मुझे लगता है कि विषय थोड़ा और विस्तृत हो जाता यदि हम साहित्य और सोशल मीडिया ना कहकर साहित्य और समस्त इंटरनेट प्रणाली की बात करते, परंतु हम इस साहित्य और सोशल मीडिया विषय के अंतर्गत भी अपने सभी विचार रख सकते हैं। और यहाँ से मैं अपनी बात आरंभ करता हूँ, अपना वक्तव्य और अपनी जो मेरी सोच है इस विषय को लेकर वो मैं आपसे शेयर करूंगा, साझा करूंगा। देखिए, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और विस्तृत भी है, और इसलिए इसकी समीक्षा करना, इस पर कुछ कहना, कुछ वक्तव्य देना बहुत दुष्कर कार्य है। फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा कि अपने विचारों द्वारा विषय के सभी आवश्यक पहलू आपके समक्ष रख सकूं। और आप सभी का स्वागत, जो लोग अब गोष्ठी में शायद सब लोग आ चुके हैं। बिया साहू जी की कमी थी, वो भी आ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि साहित्य एक सृजनात्मक विधा है और सोशल मीडिया साहित्य का मात्र प्रचारक उपकरण है। और वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन उपकरण है। और जो मैंने अभी कहा, इस वाक्य के जरिए मैंने दोनों का अंतर स्पष्ट कर दिया है। सोशल मीडिया साहित्य का प्रतिद्वंदी नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है इस विषय पर, परंतु अभिभाषण की आवश्यकता तब होती है जब सोशल मीडिया नाम की सुविधा या उपकरण को गलत तरीके से प्रयोग करने से समस्याएं पैदा होती हैं, जिसके कारण इस संवाद कार्यक्रम को आयोजित करने की आवश्यकता महसूस हुई और रजनी साहू जी ने ये विशेष सत्र यहाँ पर आयोजित किया है। देखिए मित्रों और सभी साहित्यकारों, जब भी कोई आविष्कार होता है तो वो केवल गुणों से भरा हुआ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ दोष भी होते हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ नाम मात्र की ही हो भले वो बुराइयां भी होती हैं, कुछ दोष भी होते हैं। अब जब मनुष्य नाम की कृति बनी होगी तो क्या उसमें केवल गुण थे? आप बताएं मुझे। वो केवल गुण नहीं थे मनुष्य में, उसमें कुछ बुराइयां भी थी, त्रुटियां भी थी, दोष भी थे। और यही नियम इस सोशल मीडिया के आविष्कार पर भी लागू हुआ और होता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सोशल मीडिया को साहित्य का प्रचारक और प्रसारक होना चाहिए, ना कि साहित्य का स्वामी होना चाहिए। वो एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज है साहित्य के लिए। हमको सोशल मीडिया पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना है, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया की उपयोगिता को बिल्कुल सिरे से नकार देना गलत है। अब देखा जाए तो इस गोष्ठी में हम सब लोग एक सोशल मीडिया के ऐप द्वारा ही जुड़े हैं, तो ये बात भी बहुत उपयोगी है। ये भी सोशल मीडिया की एक उपलब्धि है कि हम उसी के एक ऐप के द्वारा जुड़े और ये कार्यक्रम को ऐसे माहौल में, जब हम लोग ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, दूसरे के सामने नहीं आ सकते, ये सोशल मीडिया का एक ऐप है जिससे हम लोग जुड़े और ये कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, अब ये सुविधा ना होती तो आज की ये गोष्ठी भी इस तरह से संपन्न ना हो पाती। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोनों पहलू होते हैं हर चीज के, तो हम लोग उस पर ही बात करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, अब साहित्य के लिए सोशल मीडिया को प्रयोग करने के अपने गुणदोष हैं, ये मैंने बात कही। गुणदोष पर जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा, आज के विषय पर, ये विषय बहुत ही अच्छा विषय है। इस पर मैंने लघु कथा लिखी है, व्यंग्य लिखे हैं, और एक वाक्य मैं लिखता हूँ, एक वाक्य में कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, वो भी मैंने लिखे हैं। और यदि आप कभी, ऐसा मेरा सौभाग्य होगा कि आप उसको पढ़ेंगे, तो लगभग सबके माध्यम से मैंने वही विचार उसमें रखे हैं जो आज मैं अपने वक्तव्य के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सोशल मीडिया के कुछ दुष्प्रभाव की बात करूंगा जो साहित्य और साहित्यकारों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से होते हैं या उन पर पड़ते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब कोई पुस्तक प्रकाशित होती है
तो लेखक एवं प्रकाशक वो उस पुस्तक के अंदर जो मटेरियल है, जो उसके अंदर जो कहा गया है, उसकी जवाबदेही उस प्रकाशक और लेखक की होती है। परंतु सोशल मीडिया पर ऐसी कोई सटीक व्यवस्था दिखाई नहीं देती कि कोई बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी ले, जो चीज उस पे चल रही है इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे या और अन्य ऐसे उपकरणों पर। पता ही नहीं चलता कि कोई कविता कहाँ से उत्पन्न हुई और संशोधित होती हुई या बिगड़ती हुई कि कहाँ से कहाँ पहुंच गई और उसमें किसने अपना नाम डाला और किसकी थी वो। इस तरह के विवाद अक्सर आपके सामने भी आते रहते होंगे, मैं भी देखता रहता हूँ। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर राइटर के साथ साथ चुराइटर भी सक्रिय रहते हैं। चुराइटर शब्द मैंने एक जगह पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। चुराइटर मतलब चुराइटर का अर्थ जो दूसरों की रचना चुरा कर उसे बदल कर थोड़ा सा हेर फेर कर फिर उसे लिख देते हैं, वो चुराइटर कहलाते हैं। और ये चुराइटर कब कहाँ किसी की रचना को अपना नाम दे देंगे, ये कोई नहीं जानता। सीबीआई भी नहीं पता लगा पाएगी कहाँ से ये उठाया गया है, थोड़ा सा फेरबदल करके। क्योंकि एक मोस्टली क्या होता है, कोई भी एक रचना है, अगर मैं पद्य की बात करता हूँ, गद्य तो बहुत विस्तृत क्षेत्र है, उसमें एक सेंट्रल आइडिया होता है। अगर नकल करने वाला थोड़ा सा समझदार है तो सेंट्रल आइडिया उठाकर और शब्दों का हेर फेर करके उसे अपनी रचना बना सकता है। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है मेरे हिसाब से। तो जो आपके दिमाग में सबसे पहले तो एक आइडिया ही आता है, कोई रचना तो शब्दों के साथ नहीं आती है। कोई एक घटना या कोई एक आइडिया या कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम विस्तार से लिख सकें कविता के माध्यम से, शायरी के माध्यम से या और किसी विधा में। तो वो जो सेंट्रल आइडिया होता है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर मैंने किसी कविता पढ़ी है, मुझे एक उससे एक आइडिया मिल गया कि ये मिल ही जाएगा कविता से आइडिया कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो उसे मैं अपने शब्दों में भी लिख सकता हूँ। तो काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मेन मुद्दा तो वही रहता है जो उसमें जो कहा जा रहा है। शब्दों का हेर-फेर आप कर सकते हैं, बहुत से शब्द हैं, आप उठाइए, कहीं डिक्शनरी उठाइए, नेट पे जाइए, बहुत से शब्द आपको पर्यायवाची मिल जाएंगे। वाक्य को आप फेर बदल करके लिख सकते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो ये एक पहलू है सोशल मीडिया का। और एक पहलू ये भी है कि सोशल मीडिया पर अक्सर लोग अपना साहित्य, ये मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ और आप लोगों ने भी देखा होगा और मैं भी देखता रहता हूँ कि अक्सर जो साहित्य होता है, रचनाएं होती हैं, वो किसी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर के साथ पोस्ट की जाती हैं, जो कि अक्सर या अधिकतर किसी खूबसूरत महिला की होती है। और यदि ऐसा किसी महिला ने ही किया है, उसमें अशुद्धियां भी हों, तो भी वो स्तरहीन रचना को बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी वाहवाही, बहुत सारे लाइक मिलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। और वहीं दूसरी तरफ एक पोस्ट जो चाहे कितनी भी अच्छी हो, परंतु सीधे साधे ढंग से बिना किसी ऐसी तस्वीर के, बिना ग्लैमर के पोस्ट की गई है, 10-15 लाइक तक जाती है, दम तोड़ देती है। और ऐसा होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है मेरी समझ से। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि साहित्य पे ग्लैमर का, आकर्षण का प्रभाव बहुत पड़ा है सोशल मीडिया पे। ऐसे हम लोग के किताबी उस पे नहीं, जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उस पे इसका प्रभाव पड़ा है। हाँ, उसका एकमात्र कारण है यही सोशल मीडिया पे प्रभाव पड़ना। ठीक है। अच्छा, और एक बात, स्क्रीन टाइम सबका बहुत बढ़ गया है। कंप्यूटर, मोबाइल से लगे रहना, उस पे कुछ मतलब की बात हो या ना हो, एक आदत सी बन गई है कि उसमें लगे रहना है, उसमें पता नहीं क्या ढूँढते रहना है, तो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। ऐसा ना हो भविष्य में, अभी जैसे आजकल सिगरेट बिकती है तो वैधानिक चेतावनी के साथ बिकती है, तो भविष्य में मोबाइल भी हो सकता है ऐसे बिके कि ज़्यादा मोबाइल प्रयोग करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि हानिकारक होता ही है। अच्छा, दिन भर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक, इंस्टाग्राम लगे रहना, ये तो अति तो हर चीज़ की बुरी ही होती है।
और मैंने एक शेर कहा था, फेसबुक व्हाट्सएप की आदत तो फेसबुक व्हाट्सएप की आदत तो जैसे कोई तलब हो सिगरेट की। बिल्कुल जैसे अब सिगरेट जो लोग पीते हैं वो अगर नहीं पिए तो उनको एक अजीब-सी बेचैनी होती है, और ऐसा ही हम लोग के साथ भी होता है जब हम बहुत देर तक सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। हालाँकि थोड़ा बहुत यूज़ करना उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, तो मैं बात कर ही रहा हूँ। तो सबसे पहले अब ये बात कहना चाहता हूँ कि सबसे ये तो मैंने कुछ ऐसे बातें बताई जो पॉज़िटिव नहीं है सोशल मीडिया का साहित्य से, जो साहित्य का सोशल मीडिया पे जो थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि साहित्य इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी पवित्र चीज़ है कि उसको पूरी तरह से नुकसान पहुँचाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि आज भी बहुत अच्छे से किताबें छप रही हैं, सब कुछ हो रहा है और लाइब्रेरी में रखी जा रही, मैनेज करी जा रही। लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है उसकी एक उसके को लेकर एक चिंता का विषय बनता है ये साहित्य, ये सोशल मीडिया का साहित्य। अच्छा, अब मैं 2-4 मिनट और लूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा बोलना किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं होता है और लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आधे से ज़्यादा बोल चुका हूँ, थोड़ा-सा और बोलना है मुझे। तो दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है सोशल मीडिया का कि साहित्य की उपलब्धता बहुत सरल हो गई। एक एक ही क्लिक आप करें और मनचाही जानकारी आपको उपलब्ध हो जाती है, हैं? और परंतु यहाँ पर एक गिमिक है, एक उलट-फेर ये है कि आपको ज़रा सावधान इसलिए रहना पड़ता है कि आप जानकारी कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, उसकी प्रामाणिकता क्या है, ये पता लगाना आपका काम है और आपको पता लगाना भी चाहिए। सत्यता का पता लगाना आपको पता लगाना होगा कि ये जो हम जानकारी ले रहे हैं कोई रेप्यूटेड वेबसाइट है या कहीं से सही जानकारी मुझे मिल भी रही है कि नहीं, या कुछ इसमें गलत जानकारियाँ भी हैं बीच में, तो ये आपको सावधान रहना पड़ता है उसके लिए। उपलब्धता के साथ-साथ आप चाहें तो पद्य विधा या गद्य विधा लिखने के नियम की जानकारी भी ले सकते हैं सोशल मीडिया या इंटरनेट की बात करें तो। अच्छा, मैं खुद उत्साह शायरों के साथ-साथ इंटरनेट शायरी एक बहुत विस्तृत विषय है, ग़ज़ल लिखना, उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं, तो मैं उस्ताद शायरों के संपर्क में भी रहा और उसके साथ-साथ मैं इंटरनेट को भी यूज़ करता रहा, लेकिन मैं बिल्कुल सावधान रहा कि मुझे सही जानकारी मिल रही है कि नहीं, मैं थोड़ा जाँच परख लेता था उसको, और अ, उ उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी, जो सही बात है, बल्कि मुझे अपनी पहचान बनाने में भी मदद मिली सोशल मीडिया से। अच्छा, इसी से जुड़ी एक बात और कहना चाहूँगा, आप सभी विद्वान साहित्यकार हैं, आप ये माने या ना माने, जो साहित्य मंच के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, उस मंच तक पहुँचने के लिए नए साहित्यकारों और कवियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और उस मंच के पीछे मैं सब जगह की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे मंच के पीछे कहीं-कहीं तो राजनीति, गुटबाज़ी और चापलूसी अवश्य होती है। ये बिल्कुल मैं 100% अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, मैंने अपने आस-पास देखा भी है। परंतु सोशल मीडिया ने उन सभी साहित्यकारों, कवियों का स्वागत दोनों बाहें फैलाकर किया है और निश्चित ही इससे नए साहित्यकारों को बहुत लाभ मिला है। क्योंकि सोशल मीडिया का मंच ऐसा मंच है जो निष्पक्ष है। आप में अगर बात होगी कुछ ऐसी अलग या आपका साहित्य अच्छा होगा तो बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाएगा, इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सबको समान अवसर मिल रहे हैं वहाँ पर। और अभी हम लोग जिस महामारी से लड़कर विजय प्राप्त कर चुके हैं लगभग, थोड़ी-सी कसर बाकी है। इस कोरोना काल में सोशल मीडिया के द्वारा ही न जाने कितने कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अपने-अपने घरों से बैठकर सुरक्षित होकर सबने कार्यक्रम किए और इसी सोशल मीडिया की वजह से ये कार्यक्रम हो पाया। परंतु साथ ही आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य के नाम पर सोशल मीडिया का प्रयोग क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है। ये चारों चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि क्यों करना है हमें
क्या चीज ऐसी है जो हमें अपने किताबों से नहीं मिल रही है, कब करना है, कैसे करना है, क्या उसका मेथड, ऑथेंटिक जानकारी हमें चाहिए और कितना करना चाहिए। अच्छा, एक सीमा तक सोशल मीडिया पर यदि साहित्य का प्रचार-प्रसार हो, तो देखा जाता है कि पर्यावरण को भी लाभ होता है, कागज़ का इस्तेमाल कम होगा, कागज़ का इस्तेमाल कम होगा तो वृक्ष कटने से बचेंगे। और इसका जीता-जागता ताज़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि इस बार का बजट जो पूरी तरह पेपरलेस है, जो हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पेश किया, ये इसका जीता-जागता उदाहरण है। ठीक है? और केवल, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें केवल टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठे रहना है। प्रत्येक पुस्तक पहले अपने वास्तविक रूप में छपनी चाहिए, फिर उसे ऊपर से फिर आप उसको बिंदास होकर या बेधड़क होकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जाने दें, ताकि साहित्य की प्रामाणिकता भी बनी रहे। अच्छा, अब बिल्कुल समय आ गया अपनी वाणी को विराम देने का। बहुत काफ़ी बहुत समय मैं बोल चुका हूँ हाँ और अंत में एक शेर के हवाले से अपनी बात समाप्त करूँगा। किसी शायर ने आने वाले समय में जब सोशल मीडिया अथवा मोबाइल का प्रयोग और ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसी हवाले से ये शेर कहा होगा शायद उस शायर ने, कागज़ की ये महक, कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है। कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है। ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी उम्मीद जी। सकारात्मक और इसके सोशल मीडिया के नकारात्मक दोनों पहलुओं पर अपने अपने विचार रखे। अब मेरे हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच रायपुर से छत्तीसगढ़ राज्य से सुधीर शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं और ये कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के प्रांतीय संचालक हैं। देश विदेश के हिंदी सम्मेलनों में शामिल हुए हैं। शोध पत्र की प्रस्तुति, मानक छत्तीसगढ़ी का सुलभ व्याकरण, छत्तीसगढ़ दर्शन, छत्तीसगढ़ का पूरा वैभव, इस तरह की बहुत सारी इनकी उपलब्धियों के बारे में यदि बताएंगे इनके प्रकाशित पुस्तकों के, तो सुबह से शाम हो जाएगी। हिंदी के आधुनिक विज्ञापन, काव्य संग्रह, लौटती चिड़िया, अनेक पुस्तकों में लेखन संपादन, इनकी उपलब्धियां जो है जिनको हम लोग कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि छोटा मुंह बड़ी बात है। तो हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हमारे बीच में डॉक्टर सुधीर शर्मा जी उपस्थित हैं। सोशल मीडिया पर उनके विचार हम जानेंगे। आइए सुधीर शर्मा जी, आपका स्वागत है। जी जी, नमस्कार। स्वागत है आपको, शत शत प्रणाम। आप अभी रास्ते में कहीं थे, यात्रा कर रहे थे, घर पहुंचे? मैं आ गया हूँ और देखिए रायपुर शहर के इतने अच्छे जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ। अरे वाह, तालाब के पास में बहुत अच्छा तालाब है और यहाँ मैं गाड़ी रख करके बैठा हूँ और गाड़ी में मैं अपनी बात, गाड़ी खड़ी कर दिया हूँ और अपनी बात रख रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी कोई दूसरा चला रहा है। तो हमारे बीच में जो उपस्थित हैं हमारे अतिथिगण, अश्वनी जी, हमारी दीदी सरला शर्मा मैडम, हमारे बड़े भाई बलदाऊ प्रसाद साहू जी, मेरे बड़े भाई अरुण निगम जी, रजनी जी और शेफाली मैडम, और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? जी हाँ, आ रही है। जी आ रही है। हाँ आ रही है, बहुत स्पष्ट आ रही है। हाँ जी हाँ। तो जो आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर लगातार पूरे भारत में चर्चा हो रही है कि सोशल मीडिया और जो साहित्य है, और आज का सोशल मीडिया और साहित्य के बीच में जो कोरोना आया है, इस कोरोना काल का जो साहित्य है, इस पर हम लगातार विमर्श कर रहे हैं अनेक वेबिनार में और मंचों पर, आभासी मंचों पर। आभासी से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं कि जो सोशल मीडिया का साहित्य है, उस साहित्य को एक आभासी साहित्य की संज्ञा दी गई है। लेकिन अब लोग ऐसा मानते हैं। पहले चरण में
जो हमारे बड़े साहित्यकार थे, स्थापित साहित्यकार थे, हमारे प्रगतिशील भाई थे, ये लोग सोशल मीडिया से बचते थे। यहाँ तक कि अशोक वाजपेयी जैसे व्यक्ति और गिरिराज किशोर जैसे व्यक्ति लोग पहले चरण में सोशल मीडिया से भागते थे और कहते थे कि ये छद्म साहित्य है, छद्म दुनिया है, और यहाँ पर जो साहित्य रचा जा रहा है वो बहुत ही हल्के स्तर का साहित्य रचा जा रहा है। लेकिन कुछ ही समय बाद, कुछ ही वर्षों में पूरे भारत में फेसबुक को ही हम पहले लें, फेसबुक के माध्यम से साहित्य ने इतना अधिक प्रसार पाया, खासकर हिंदी का इतना अधिक प्रसार मिला कि जो अंग्रेजी का कब्जा फेसबुक में था वो टूट गया, और लोग अंग्रेजी वाले भी हिंदी में कमेंट्स करने लगे। पहले लोगों ने रोमन लिपि में कमेंट्स किया, फिर बाद में वो देवनागरी में कमेंट्स करने लगे, और अब हमारे पास पूरी तरह से सुविधा है कि हम अपने पोस्ट को देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। हमने देखा कि प्रथम चरण में छोटी छोटी कविताएं, सुक्तियां इत्यादि फेसबुक में आने लगे, छोटे छोटे, फिर उसके बाद लघु कथा आने लगे, फिर बाद में हमने देखा कि रिपोर्टिंग, सम्मान, विमोचन इतना अधिक आने लगा कि लोगों का पूरा जीवन फेसबुक पर आधारित हो गया। लोग किचन, बेडरूम और सारे चीजों के अपने चित्र शेयर करने लग गए। बच्चा पैदा होता है और सबसे पहले उसकी तस्वीर माँ बाप को या उनके नाना नानी को ना दिख के फेसबुक में लोगों को दिख जाती है, और हम देखते हैं कि एक दिन का भी बच्चा नहीं हुआ है और वो भी फेसबुक पर नजर आ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विस्तार हुआ वो विस्तार पेजेस आने से हुआ। जो फेसबुक पेज बने, क्योंकि फेसबुक का जो उपयोग ही उसके फीचर्स को करते हैं, 90% उसके फीचर्स हैं वो हमारे साहित्य सापेक्ष हैं। हम उसको साहित्य के अनुकूल बना सकते हैं। हम अपनी पत्रिकाओं के पेज बना सकते हैं, अपने खुद के पेज बना सकते हैं, अपनी पुस्तकों के प्रचार के लिए अलग से पेज बना सकते हैं, और उस पर जाकर हम पोस्टिंग कर सकते हैं। एक बड़ा मार्केटिंग है। हम अपनी पुस्तकों को मार्केटिंग के लिए फेसबुक पर जो आह्वान होता है, जो 400, 500, 600 रुपए देकर 500, 600 या 3 हजार, 2 हजार लोगों को वह फेसबुक खुद भेजता है, उस पर भी जा सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि फेसबुक पर पत्रिकाएं आ गई और पत्रिकाओं के अपने पेज बन गए, और कहानियों के अलग बन गए, कविताओं के अलग बन गए, लघु कथा के बन गए, निबंध के बन गए, 50 संगठनों के बन गए, कविता कोश, गद्य कोश, ये इंटरनेट पर तो था ही। तो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से हिंदी साहित्य और खासकर लोक साहित्य ने भी कब्जा कर लिया, और इतने सस्ते में और इतने कम खर्च में जियो के आने के बाद एक बार बाजारवाद आता है तो बहुत सारी तमाम विसंगतियां लेकर आता है, लेकिन गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, हम जैसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए वो एक सुविधा भी लेकर आता है। भले ही हमारी सुविधाओं को के बदले हमारी तमाम प्रकार की सूचनाएं साझा हो रही हैं, हमारी गोपनीय सूचनाएं भी साझा हो रही है, लेकिन जो जीवन की संवेदना है, उस संवेदना के छोटे छोटे स्तर पर भी हमने फेसबुक पर जाकर जानने की कोशिश की और उसको पोस्ट किया है। तो सोशल मीडिया का जो पूरा साहित्य है, चाहे वो गूगल प्लस हो, चाहे फेसबुक हो, या व्हाट्सएप हो, या ट्विटर हो, या टिकटॉक हो, इन सब चीजों पर हमने देखा कि लोगों को अभिनय आ गया, लोग कवि हो गए, लोग लेखक हो गए, लोग लघु कथाकार हो गए, भारी संख्या में, बड़ी संख्या में कवि पैदा हो गए, और लोगों को कविता के प्रति जागरूकता बढ़ी। जिस कविता की मृत्यु की घोषणा हो चुकी थी कि कविता की मृत्यु होने वाली है, उस कविता को पुनर्जीवन तो क्या, उस कविता को ऐसा जीवन मिला कि देश का बच्चा बच्चा कवि होने के लिए लालायित हो उठा है और कविता की ओर उन्मुख हो गया है। अब ये अलग बात है कि उन कविताओं का जो स्तर है, उन कविताओं का जो शिल्प है, उन कविताओं की जो भाषा है, उन कविताओं की जो बनावट है, वो कमजोर है। लेकिन बहुत सारे हमारे नए साथी, जब पुराने साथी जब लौट आए फेसबुक की ओर, तो स्तर फिर आना शुरू हो गया। लोगों ने भाषा के प्रति सचेत करना लोगों को
शुरू कर दिया। लेकिन अभी हमारी जवाबदारी बहुत बड़ी है। हम बड़ी संख्या में जो लोग साहित्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वो उनका मोह भंग हो सकता है। उस मोह भंग से उन्हें बचाने के लिए हमें जरूरी है कि हम किताबों की ओर, प्रिंट मीडिया की ओर लौटे। कितना भी हम आभासी मीडिया पर, सोशल साइट मीडिया पर कितने भी पोस्ट करते हैं, कितना भी लिखते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि बहुत जल्द वो ओझल हो जाता है। और हमारा जो साहित्य है वो स्थायित्व का साहित्य है। हम चाहते हैं कि हमारा जो लिखा हुआ है वो स्थायी रहे, तो हम पुस्तकों की ओर लौटते हैं। तो जब तक हम पुस्तकों की ओर नहीं लौटेंगे, इसलिए आपने देखा होगा कि सूक्तियां जो आती हैं योर कोट में, उसके भी पुस्तक प्रकाशित हो रहे हैं। खुद योर कोट वाला भी पुस्तकें प्रकाशित करके दे रहा है। फोटो जो हम फेसबुक में डालते हैं उसको भी प्रिंट करके देने की सुविधा आज आ गई है। तो फेसबुक पर हम जो साहित्य पोस्ट कर रहे हैं उसको सुधरवा सकते हैं। फेसबुक पर हम साहित्य के गुरु बन सकते हैं। फेसबुक पर हम साहित्य की पाठशाला चला रहे हैं। फेसबुक पर हम छंदों की पाठशाला चला रहे हैं। मेरे भाई अरुण निगम यहाँ बैठे हुए हैं। अरुण निगम ने इतना अद्भुत काम किया है जो पूरे देश में अनुकरणीय है। ये काम ऐसा है कि अरुण निगम ने करीब लगभग अपने 100 साथियों को छंद सिखाया, और छंदों के विभिन्न प्रकार और उसके शिल्प, उसकी संरचना और उसके गुण आदि पर प्रयोग करते हुए इतने अधिक हमारे यहाँ शास्त्रीय और छंदों के साथ और लोक छंदों के साथ उत्कृष्ट कवि उन्होंने हमें छत्तीसगढ़ को दिए हैं कि ये पूरे देश में अनुकरणीय है कि एक व्यक्ति जो स्टेट बैंक से रिटायर होकर एक साहित्य परिवार से सुसंस्कृत है, वो व्यक्ति कैसे 50 लोगों को अपने साथ ले चलता है। और ऐसे हम कहानी पर भी कर सकते हैं, कविताओं पर कर सकते हैं, उपन्यास पर कर सकते हैं, निबंध पर कर सकते हैं, लघु कथा पर सोच सकते हैं। तो तमाम विधाओं में हम इस प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं और धीरे धीरे ये पुस्तकों के रूप में आएगा। जब लेखक अपनी पुस्तकें छपवाएगा तो निसंदेह हमारा जो प्रकाशन जगत है, हमारा जो हिंदी का जगत है, वो मजबूत होगा। एक दूसरे की लोग पुस्तकें पढ़ेंगे और फिर से वो स्थिति लौट जाएगी। आज की स्थिति में हमारे पास 10,000 से अधिक प्रकाशक मौजूद हैं और लाखों की संख्या में पुस्तकें प्रकाशित हो रही है। संकट जो था हमारा, वो पुस्तकों के पाठकों का संकट था, प्रकाशन का संकट नहीं था। पुस्तकें भारी संख्या में प्रकाशित होती हैं, लेकिन पाठकों का जो संकट था, जो रीडरशिप का संकट था, वो संकट सोशल मीडिया कुछ हद तक दूर करने की कोशिश कर रहा है। एक ललक तो पैदा कर रहा है कि वो कुछ पढ़ रहा है, वो कुछ पंक्तियों को पढ़ रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है। अब इसे हमें सकारात्मक मोड़ पर ले जाने की जरूरत है। और जो भारतीय हैं, वो भारतीय जितने भी विदेशी पटल आते हैं, जितने भी विदेशी संसाधन आते हैं, उसको अपना भारतीयकरण करने में बहुत बड़े माहिर हैं। और जितने भी संसाधन आए, इंटरनेट आया, हमने सोचा इंटरनेट बाजार कर देगा, हमने सोचा इंटरनेट पूरी पोर्न साइट की लहर फैला देगा, हमने देखा कि यूट्यूब ऐसा कर देगा, लेकिन पूरे यूट्यूब को हमने अपने अनुकूल बना लिया भारतीयों के। और 80 साल की बूढ़ी हमारी दादी माँ के नुस्खे लेकर रसोई के साथ उपस्थित है। हमारे छोटे छोटे बच्चे क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीजें सकारात्मक हुई हैं, तो सोशल मीडिया का साहित्य भी सकारात्मक होगा। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, वेबिनार किया और रायपुर से मुझे जोड़ा। और आप मुंबई की हैं, आप भी छत्तीसगढ़ की हैं। मैं आपको आपकी साधना के लिए, आपके इस प्रयास के लिए प्रणाम करता हूं और अपनी बात यही समाप्त करता हूं। और दूसरों की बात सुनने के लिए मैं उत्सुक और लालायित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आदरणीय। बहुत सुंदर सुधीर शर्मा जी, बहुत बढ़िया कहा आपने। सभी सकारात्मक पहलुओं पर दृष्टिकोण आपका बहुत बहुत सराहनीय रहा है। और साथ में आपने समाधान भी दिए हैं, जो स्थिति विषम परिस्थितियां है, सोशल मीडिया के जो साइड इफेक्ट है, उसका समाधान भी आपने दिया है। आपका बहुत बहुत आभार। नीलम जायसवाल जी, अनम्यूट करके आप कुछ कहना चाहेंगे? नीलम जी, नीलम जी, नीलम जायसवाल जी। लगता है आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम। हमारे बीच उपस्थित हैं बलदाव राम जी साहू, आपको सशक्त प्रणाम। आभासी कार्यक्रम में पुष्पगुच्छ आपको समर्पित है।
आपकी साहित्य साधना को नमन। और अब बाल साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं, सरला दीदी ने बताया था। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम बच्चों में संस्कार के बीज रोपने का कार्य में लगे हुए हैं, जो भविष्य के निर्माण में एक उज्जवल भविष्य रखी है, वो बहुत सराहनीय है। हिंदी में एमएड की है। आवाज में किसी का अनम्यूट करिए, डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज मेरी आ रही है? किसी का म्यूट नहीं है, आवाज आ रही है। अभी आवाज में वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। अभी ठीक हुआ? अभी ठीक हुआ। अभी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बलदाव राम जी साहू जी को सत सत प्रणाम। आप बाल साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर है, सरला दीदी ने बताया था। और आप संस्कृत हिंदी में एमएड है। आपकी प्रकाशित पुस्तकें छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं, भाषा के नए आयाम, आशा के दीप, बाल कविता पर डरे हुए पेड़, छत्तीसगढ़ की गजल संग्रह, छत्तीसगढ़ के महापुरुष पर चित्र कथाएं, बाल गीत, संपादन, लेखन हो या निबंध, आलेख, कहानी, निबंध, सभी विधाओं में पारंगत है। छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम निर्माण में आपकी सहभागिता रही है। आप जैसे महान विद्वान को हमारे पटल पर या आवासीय कार्यक्रम में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आपके सानिध्य में हमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। देश विदेश में शिक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक प्रवास आपका रहा है। इनकी उपलब्धियों के बारे में कुछ कहना, मतलब सागर में गागर में सागर बन रहा है। आइए, आपका स्वागत है। आपके विचारों से आप अवगत कराएं सोशल मीडिया और साहित्य पर आपके क्या विचार है, बताएं हम लोग को। आप सभी को सादर नमस्कार। सोशल मीडिया, साहित्य और सोशल मीडिया पर संवाद विषय पर आयोजित आज की इस तरंगोष्ठी में उपस्थित सम्मानीय वक्ता आदरणीय अरुण निगम जी, आदरणीय सरला दीदी जी, आदरणीय भाई डॉक्टर सुधीर जी, आदरणीय भाई अश्वनी जी, रजनी जी, जो आज कार्यक्रम के संयोजक हैं, शेफाली जी, और तमाम साथियों, मित्रों, एक ज्वलंत मुद्दा या एक समय सापेक्ष मुद्दा, ये हम कह सकते हैं, जिस पर रजनी जी ने आज पर चर्चा आयोजित की है। और इस विषय पर ये नीलम का भी अनम्यूट नहीं है, तो अनम्यूट कर लें, नहीं डिस्टरबेंस होगा। और किन्हीं का और अनम्यूट नहीं है, देख लीजिए। वास्तव में जब हम साहित्य पर बात करते हैं तो साहित्य के हमें संदर्भों को समझना पड़ेगा। साहित्य को सामने लाने के लिए तो माध्यम बहुत कुछ है, बहुत कुछ रहा है, बहुत कुछ हो सकता है। उसमें एक माध्यम सोशल मीडिया भी है। वास्तव में साहित्य तो मानव मन की चेतन अभिव्यक्ति है, और मनुष्य के मन में जो सकारात्मक भाव आते हैं, कुछ नकारात्मक भाव भी आते हैं, और इन्हीं भावों को, इन्हीं विचारों को वह स्वयं किसी न किसी माध्यम से व्यक्त करता है। समाज में इसकी उपयोगिता, इन विचारों की कितनी उपयोगिता है, समाज किस दृष्टिकोण से देखता है, ये एक अलग मुद्दा है। साहित्य पहले प्रिंट मीडिया में था, और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही हम साहित्य को जानते थे, और विकास के क्रम में सोशल मीडिया आया, और ये बदलाव है। बदलाव के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं बदलाव अच्छे के लिए होता है, और बदलाव को हम नकार भी नहीं सकते। तो इसी तरह के एक बदलाव का स्वरूप है सोशल मीडिया, और
जो आज जिसके माध्यम से साहित्य आ रहा है। अभी हमारे मित्रों ने कि कहां पर सकारात्मक पक्ष है और कहां पर नकारात्मक पक्ष है। देखने का नजरिया हो सकता है और हर चीज का दो पहलू तो होते ही हैं। इसी तरह इसके भी दो पहलू हैं। हम जिस रूप में देखें, जिस रूप में लें, वास्तव में उपयोगकर्ता के ऊपर निर्भर होता है कि वो किस रूप में लेता है। आज निश्चय ही पाठकों की संख्या बढ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से। यदि ये हम कहते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पाठक इसलिए कि संदर्भ उपयोग सहज रूप में मिल जाते हैं। पहले यदि मैं कहता हूं मुझको वेद पढ़ना है, या मुझे उपनिषद पढ़ना है, या मुझे संस्कृत साहित्य कहीं पढ़ना है, तो मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ता, या कोई बुक स्टॉल में जाना पड़ता, या और कहीं मार्केट में जाके मुझे चक्कर लगाना पड़ता, तब वो साहित्य तो मुझको मिल पाता, तब वो उपलब्ध हो पाता। आज मैं किसी संदर्भ को खोजता हूं तो सोशल मीडिया के माध्यम से गूगल में जाता हूं और मुझको सामग्री मिल जाती है और मैं पढ़ लेता हूं। हम और आपकी बीच की बात कहता हूं, मैं कहता हूं कि अरुण निगम जी जब रिटायर हुए और हम रिटायरमेंट के आसपास थे, तो हमने अपनी साहित्यिक गतिविधियां कुछ बढ़ाई। हमें पता चला कि अब हम तो बेकार होने वाले हैं, तो हमने साहित्यिक गतिविधियां बढ़ाई। तो ये सोशल मीडिया ही था कि ये अरुण जी और हमारा एक परिचय हुआ। एक कार्यक्रम में हमको उस समय, क्योंकि कोरोना काल नहीं था, तो एक जगह हम दोनों मिला, एक ही कार से डॉक्टर पीसी लाल यादव जी का आमंत्रण था, वहां गए तो चर्चा हुई। तो उधर निगम जी ने मुझे कहा कि मैं तो आपको गजलकार के रूप में जानता हूँ, आप छत्तीसगढ़ी गजल लिखते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो बाल साहित्य लिखता हूँ। नहीं, मुझको तो पता नहीं था। वास्तव में बात यह है कि मैं अभी लिखता हूं और अभी मैं पोस्ट कर देता हूं, अभी मुझको मेरा पाठक मिल जाता है। जब हम प्रिंट मीडिया में थे, तो जब 2 साल, 4 साल, 5 साल, या जब हमारी पुस्तकें आती थी, तब कहीं जाके कुछ पाठकों तक पहुंच पाती थी। या ये कहे किसी समाचार पत्र में या किसी पत्रिका में कोई एक आध रचना कभी प्रकाशित हो जाती थी, तब कोई जान पाता था कि ये लिखते हैं। तो ये पहचान तो निश्चय ही सोशल मीडिया ने एक साहित्यिक पहचान दी है। और पहले हमें संपादकों के पास जाना पड़ता था, भेजना पड़ता था रचनाएं। संपादक की स्वीकृति पर निर्भर होते थे कि संपादक स्वीकृति देता है, छापता है, नहीं छापता है। आज अपने हाथ पर है और स्वीकृति और अस्वीकृति आपको तत्काल मिल जाती है, और हमारे पाठक ही हमें स्वीकारते हैं और हमारे पाठक ही हमको नकार भी देते हैं। एक बड़ी बात कि पाठक टिप्पणी, सही पाठक पढ़ता है तो टिप्पणी कर देता है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे सुधार लें, और इसको हम सकारात्मक रूप लेते हैं, तो निश्चय ही हमको उस दिशा पर सोचना होता है कि सही में क्या गलत मैंने किया है। तो नए रचनाकार, जैसे कि अभी अश्वनी जी ने कहा, सुधीर जी ने भी कहा कि नए रचनाकारों को एक बड़ा मंच मिला, उनकी एक पहचान बनी। और आज जैसे कि आज भी हम बात कर रहे हैं, और इस कोरोना काल में इस आयोजन को करने के लिए अभी हमको बहुत बड़ी मशक्कत करनी होती, तब जाके ये आयोजन आज हम जो परिचर्चा कर रहे हैं, उस परिचर्चा को आज हम कर पाते। किंतु आज ये मीडिया का ही एक
बड़ा सकारात्मक पक्ष है कि हम बड़ा कार्य, बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े रचनाकारों से इसके माध्यम से मिल पा रहे हैं और उनके विचार जान पा रहे हैं, उनके साहित्यों तक हम पहुंच पा रहे हैं। तो ये एक बहुत सकारात्मक पक्ष है और बहुत ही इसको इस रूप में हमें देखना चाहिए कि कितनी जानकारी हमको सहज रूप में उपलब्ध हो पा रही है। और फिर एक चीज मैं और कहूंगा, हम कितना साहित्य ले पाते थे, कितना हम अपनी लाइब्रेरी बना पाते थे, फिर हम सबकी अलग अलग रुचि होती थी। आज सोशल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे पेजेस हैं, उस पेजों में हम अपनी रुचि के पेज में जाते हैं। अजी मैं निबंध का प्रेमी हूँ, मुझे निबंध अच्छा लगता है, या मुझे लघु कथा अच्छी लगती है, या मुझे कहानियां अच्छी लगती है, या मुझे कविता लगती है, या मुझे नवगीत अच्छे लगते हैं। अधिक जो मेरी रुचि है वो पेज मेरे लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं। तो एक बड़ी सुविधा हुई है, और एक सुविधा और हुई है संरक्षित करने की बात। साहित्य को संरक्षित करने का एक बड़ा माध्यम बना। हम वेदों को श्रुति कहते थे, क्योंकि वो सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता था, तो श्रुति कहते थे। लिखित में आया, लिखित साहित्य बना, और आगे साहित्य का क्रम चलते गए। और यदि वो साहित्य उपलब्ध नहीं होता तो आज भी बड़े बड़े रचनाकारों के साहित्य आज प्रिंट मीडिया में जो नहीं आ पाए, या जो उनके अप्रकाशित रचनाएं थी वो मार्केट में नहीं है, तो वहां तक हम नहीं पहुंच पाते, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। किंतु आज संरक्षण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये माध्यम, चाहे हम अपना वेबसाइट बना लें या और बहुत सारे पेजेस बना लें, और उसमें हम संरक्षित अपने साहित्यों को कर सकते हैं। प्रकाशन में, प्रिंट मीडिया में जब आएगा तब आएगा। मैं अपना ही देखता हूं, मैं 80 के दशक से लिख रहा था, परंतु मेरी रचनाएं जाके कहीं 95 में छपी एक पुस्तक आकार में। तो मैं 10-15 साल तो मैंने छपा नहीं पाया, चाहे वो संकोच के बल के कारण कहो, या पैसा नहीं है इस कारण कहें, या और कुछ बहुत सारे कारण हो सकते हैं, नहीं छपा पाए और वो धरी की धरी रह गई। आज भी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो अप्रकाशित है। तो ये एक तो संरक्षण के दृष्टिकोण से हम पुराने कृतियों को, बड़े वरिष्ठ साहित्यकारों को हम संरक्षित कर पाए हैं इस माध्यम से, और उन्हें हम पढ़ पा रहे हैं, उन्हें हम जान पा रहे हैं, चाहे वह हिंदी के रचनाकार हो, चाहे वह संस्कृत के रचनाकार हो, या कोई लोकल भाषा के रचनाकार हो, और चाहे किसी भी भाषा भाषी के क्षेत्र को, और जहां पे हमारी पकड़ है वहां तक हम पहुंच जाते हैं, और नए ही नहीं पुराने संदर्भों को भी हम सहज रूप से ले लेते हैं। तो इस प्रकार हम सभी, और ये जो आज का विषय है उस विषय को हम कहते हैं, और अश्विनी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इसके माध्यम से लोग कुछ गलत उपयोग भी कर रहे हैं, तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, और उसकी आलोचना हो रही है और खुल की हो रही है। और ये व्यक्ति कितने हैं? ये मुट्ठी भर लोग हैं, परंतु आज जिस साहित्य विमर्श पर हम ज्यादातर जो बात करते हैं वो ज्यादातर इसके पक्ष, सकारात्मक पक्ष ही हमारे सामने आ रहा है, और हम निश्चय ही और मैं तो कहता हूं कि हम आयोजनों को दृष्टिकोण से देखते हैं तो बड़े खर्चे से बच जाते हैं, बड़े बड़े हम आयोजन हम कर पा रहे हैं। और इस ढंग से अभी एक बात अश्विनी जी ने कही, वो मुझको बहुत अच्छा अपील किया कि पेपर और पेपरलेस कार्य हो रहे हैं, और वो
कितने पेपर लगते हैं। अभी एक जगह मैं पढ़ ही रहा था, आज के ही संदर्भ में पढ़ रहा था कि लगभग 80,000 पेड़ से जो कागज निकलने होंगे, वो एक दिन के जो समाचार पूरे विश्व में जो या भारत में जितने समाचार पत्र निकलते हैं, उसके लिए कागज उतनी कागज लगती है। तो ये पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत है। हम बच्चों के भी दृष्टिकोण से देखते हैं, निश्चय ही थोड़ा बहुत इसका दुरुपयोग हो रहा है, परंतु हम बच्चों में, बच्चे इसे चित्र कथा देख रहे हैं, बच्चे इसमें कहानियां पढ़ रहे हैं, बच्चे इसमें पालक चाहते हैं उनको वहीं से मूल्य शिक्षा निकाल के बच्चों को पढ़ाते हैं, वहीं से कहानियां, वहीं से लोक कथाएं निकल जाती हैं। और इस प्रकार बहुत विविध आयाम हम विविध ढंग से हम देख पाते हैं। जिनकी आध्यात्मिक रुचि वो अध्यात्म में बैठ के हमारे यहाँ तो बढ़िया उसमें प्रवचन सुनते हैं या गीता या उपनिषद की बातें पढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार मैं तो कहता हूं कि साहित्य को एक नया आधार मिला, एक फील्ड मिला साहित्य के लिए, और साहित्य को व्यापक करने के लिए फील्ड मिला, साहित्य को विस्तार करने का फील्ड मिला, साहित्य को जानने और समझने का फील्ड मिला कि हम उनकी विधा को कैसे व्यापक रूप से समझते हैं। आज जैसे कि अभी सुधीर जी ने कहा कि अरुण जी छंद चल रहे हैं, इतने सारे छंद तो हम कहीं पढ़े नहीं थे, जितने सारे छंदों पे वो काम कर रहे हैं। और अब हम जब वो छंद पे कोई नई रचना आती है तो हम देखते हैं उस छंद की परिभाषा क्या है, वो उस छंद में और रचनाएं क्या है, तो हमको सहज रूप से मिल जाता है। तो एक प्रकार एक बहुत ही एक सुंदर काम हुआ है, और इस सुंदर काम को हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सब साहित्यकारों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको और हम कैसे सुंदर बनाएं, समाज उपयोगी कितना कैसे बनाएं, जिससे समाज का हित हो, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हो, वो हम कैसे कर पाते हैं, इस पर निश्चय ही विचार करना चाहिए। और इस विचार के साथ आज की सार्थक गोष्ठी के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत माँ सरस्वती की आज लग रहा है बहुत असीम कृपा है हमारे ऊपर कि आप सभी का सानिध्य मिल रहा है। इसी क्रम में मैं अरुण निगम जी को आमंत्रित करती हूँ। अरुण निगम जी, आपको सत सत प्रणाम, आपकी साहित्य साधना को नमन। आपको देख के बहुत खुशी हो रही है और हमेशा आप मेरे लिए प्रेरणा का विषय रहे, हमेशा आपने प्रेरणा दी है, समय समय पर आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। और इनके बारे में, अरुण निगम जी के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि इनके ज्ञान का प्रकाश नवोदित के साहित्य में देखने को मिलता है। इनके ज्ञान का प्रकाश नवोदित के साहित्य में देखने मिलता है। लोग यहाँ सिर्फ मैं में जीते हैं, और ये पूरे लोगों को सिखाने के जो उद्देश्य से निकले हैं, और जो अपने साहित्य का ज्ञान, सब जगह लोग अपनी गठरी बांध के इतने बोझिल हो जाते हैं, इतना घमंड हो जाता है लोगों को, और वही इनकी विनम्रता, इनकी सरलता, इतने अच्छे से ये बताते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन इन्होंने दिया है। और छंद के संस्थापक हैं। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा पर इनका समान अधिकार है। दुर्ग जिला हिंदी साहित्य समिति दुर्ग के अध्यक्ष हैं। साहित्य में इनका योगदान बहुत सराहनीय रहा है। और सोशल मीडिया की जो आज बात हो रही है समाज में, उसमें आदरणीय के हम लोग विचार सुनेंगे। इनकी निजी अभिव्यक्तियों का स्वागत है। प्रणाम आदरणीय, आपका पुष्पगुच्छ से स्वागत है। नमस्कार, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आवाज आ रही? जी आ रही है सर। आ रही है गुरुदेव।
अभी मैं अनम्यूट हो गया। अभी नहीं आ रही। म्यूट हो गए। अच्छा अनम्यूट नहीं सबसे पहले मैं अभी छत्तीसगढ़ की आवाज आ रही बेटी है, आवाज आ रही आ रही है, आवाज आ रही है। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की बेटी रजनी साहू जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो आज उन्होंने ये अवसर हमें प्रदान किया। साथ में हमारी दीदी सरला शर्मा जी हैं, बलदाऊ राम साहू जी हैं, डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, डॉक्टर बलदाऊ राम साहू जी और अश्वनी जी और शेफाली श्रीवास्तव जी। इसके अलावा जितने भी जुड़े हैं आज जूम में, क्योंकि यहाँ तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है, उन सबका नमस्कार, उन सबको नमस्कार करता हूँ। आज का विषय है साहित्य और सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया जो है ये एक तकनीकी जो विकास हुआ उसका परिणाम है। साहित्य पहले वाचिक परंपरा में चलता था, वही माध्यम था। उस समय कोई प्रेस नहीं हुआ करती थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी। फिर जब तकनीकी विकास हुआ, प्रिंटिंग प्रेस आई, तो किताबें छपने लगी, फिर अखबार छपने लगे, कुछ साहित्यिक परिशिष्ट आने लगे, पत्रिकाएं छपने लगी। इस क्रम में जब ये इंटरनेट आया और एक नया माहौल बना, जिसको हम लोग सोशल मीडिया का नाम दे रहे हैं, तो फेसबुक व्हाट्सएप तो अभी नया है। जहां तक मुझे याद है कि शुरुआत जो ब्लॉगिंग से हुई थी, ब्लॉग बने थे जो इंटरनेट से जुड़े थे और वेबसाइट बनी थी, वहां से हमारा जुड़ाव रहा है। ये होने के बाद सोशल मीडिया और इंटरनेट साहित्य के साथ जुड़ने के बाद ये बात देखने में आई कि बहुत से नए लेखक जिनकी कलम में बहुत पैनी धार है, उनकी प्रतिभाओं का हमें पता चला, क्योंकि उनकी किताबें हम तक पहुंच नहीं पाती थी, उनकी रचनाएं हम तक पहुंच नहीं पाती थी। वहीं क्या हुआ कि बहुत से बड़े बड़े नाम हम सुना करते थे साहित्यकारों के, तो कुछ नाम तक केवल हम नाम सुनते थे, उनकी रचनाएं नहीं पढ़ते थे या पढ़ने को नहीं मिली थी। लेकिन जब पढ़ने को मिली तो फिर उन रचनाकारों का वास्तविक स्तर हमें पता चला। कुछ तो ऐसे नाम रहे कि जिनको हम देखे नहीं थे या कभी किसी कवि सम्मेलन के मंच पे देखे थे, जैसे आदरणीय नीरज जी हैं, तो उनकी रचनाएं या तो किताबों में पढ़ते थे या कवि सम्मेलन में सुनते थे, तो उन्हें लाइव सुनने का हमें सौभाग्य मिला। कविता कोश, गद्य कोश, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ हिंदुस्तान के हिंदी और आंचलिक साहित्य के सभी साहित्यकारों का संकलन है। जब भी किसी को सुनने का मन करे, पढ़ने का मन करे, तो हम यहाँ पर सर्च करके जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा लाभ हुआ। और एक तो यह हो गया कि जैसे गजलों में शौक रहता है तो कुछ शब्द हमें समझ नहीं आते उर्दू के, तो गूगल में सर्च कर ले तो पता चल जाता है कि हाँ भाई इस शब्द का अर्थ ये है। ये लाभ हुए। बहुत से ऐसे आभासी रिश्ते बने जो सोशल मीडिया से हम जुड़े रहे, लेकिन संजोग से कहीं कुछ आयोजनों में उनसे मिलना हुआ और उसके बाद उन रिश्तों की जो प्रगाढ़ता हुई, वो एक अद्भुत अनुभव है, अद्भुत अनुभव है। ये जरूर है कि सोशल मीडिया के आने से अब जो लेखक है स्वयं ही संपादक है, स्वयं ही प्रकाशक है, स्वयं ही लेखक है और स्वयं ही पाठक है। तो अपनी रचनाएं प्रकाशित करना, तो ये एक मायाजाल भी है, एक लोभ है, एक मोह है। लगता है कि मुझको ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, तो इस ज्यादा से ज्यादा के मायाजाल में फंस के लेखन की जो गरिमा रहती है वो गिरती गई। यह भी देखने में आया। लेकिन जो अच्छा लिख रहे थे, उत्कृष्ट लिख रहे थे, वो उत्कृष्ट पहले भी लिखते थे, सोशल मीडिया में
आने पर भी लिखते रहे। एक ओपन बुक्स ऑनलाइन है हमारे छत्तीसगढ़ में, एक gurturgot.com है संजीव तिवारी जी का। यहाँ इतनी अधिक सामग्री भरी हुई है। ये ओपन बुक्स ऑनलाइन जो है हिंदी का है, इसमें गजल है, छंद है, कविताएं हैं, लघु कथा है, जितनी विधाएं हैं गद्य और पद्य की सारी विधाओं पर सिखाया भी जाता है, सीखा भी जाता है। वैसे ही जो गुरुतुरगोट की मैं चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ छत्तीसगढ़ की विभूतियों का, यहाँ की संस्कृति का, लोक परंपराओं का, यहाँ के साहित्य का बहुत सारी सामग्री यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। और इसके आपको जान के आश्चर्य हो कि एक साल में 1 लाख से अधिक व्यूअर होते हैं। सोशल मीडिया में साहित्य आने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि हमें स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों की जन्म तिथि, जन्म जयंती और पुण्यतिथि याद आने लगी और उन्हें हम पढ़ने भी लगे और उनको श्रद्धांजलि भी देने लगे। नहीं तो क्या था कि कब कहाँ कोई आयोजन हो रहा है पता भी नहीं चलता था, तो हम इन चीजों से वंचित रह जाते थे। और तो और उनकी बड़ी दुर्लभ तस्वीरें भी देखने को मिलती है। जब प्रेमचंद जी की जो तस्वीरें जो हम उनकी किताबों में देखते थे, स्केच रहती, यहाँ उनके बहुत सारे पारिवारिक चित्र भी हमें देखने को मिले। यह भी एक जिसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है ये चित्र। ये जो कीबोर्ड जो है, हम लोग पहले हमेशा कलम की बात करते हैं, लेखनी की बात करते हैं, लेखनी पर ही बात चलती रहती है। अब तो कीबोर्ड आ गए, जब से कीबोर्ड आ गया तब से लेखनी बंद हो गई। इसमें टाइप करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन मेरा निजी अनुभव है, हो सकता है कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, कि आज से लगभग मैं 50 साल पहले, जो 15 साल की उम्र में जो मैं कविताएं लिखता था, तो मुझे आज कंठस्थ से याद है। जबकि मैं कहीं मंची कवि नहीं हूँ और कहीं उनको सुनाता नहीं, लेकिन कागज में लिखी हुई रचनाएं मुझे मौखिक रूप से याद है। और सोशल मीडिया में आने के बाद ये कीबोर्ड में कितनी ही रचनाएं मैंने लिख डाली है, लेकिन उसमें से कोई सी भी रचना मौखिक रूप से याद नहीं हो पाती। तो हो सकता है कि कलम का संबंध मेमोरी से कुछ तो जरूर होगा, ऐसा मेरा निजी अनुभव है। अब देखेंगे आप कि इस सोशल मीडिया पर ई पुस्तकें आने लगी, ई किताबें आने लगी, ई पत्रिका आने लगी और पीडीएफ फाइलें सहज उपलब्ध हो जाती है, बहुत सारी थीसिस मिल जाती है। लेकिन प्रिंट मीडिया का जो महत्व है वो किसी रूप में कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। उसका महत्व बना रहेगा। यदि आप कहीं कुछ शोध कर रहे हैं तो वहां पे आप ये उल्लेख नहीं दे सकते कि फेसबुक दिनांक इतने फलाने के टाइमलाइन के अनुसार। वहां पर आपको देना पड़ेगा कि भाई फलानी किताब के पृष्ठ क्रमांक इतना, इसके संपादक ये हैं और प्रकाशन वर्ष यही अनिवार्य है वहां। इसलिए प्रिंट मीडिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, प्रिंट मीडिया का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता, चाहे जितना हो जाए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है, ये ऐसी चीज है जो हमारे पास धरोहर के रूप में रखी रहती है। सोशल मीडिया में सर्च करने पे मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। ये बहुत बड़ा ये खामी है इसकी सोशल मीडिया की, कि इसे वो मान्यता प्राप्त नहीं है, वो मान्यता प्राप्त नहीं है। यदि आपकी किताब छप गई है और उसके बाद यदि आपने सोशल मीडिया पे डाला है, आपकी रचना को किसी ने अपने नाम पे प्रकाशित कर दिया है हेरफेर करके, तो आप वहां दावा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी किताब इस बात का प्रमाण है ये कौन से सन में छपी है और कब छपी, किस माह में छपी है। तो ये अच्छाइयाँ भी है, बुराइयां भी है। अब रह गई बात इसकी कि कोई चीज हमको मिलती है, उसका सदुपयोग हमें करना चाहिए, हम उसके नकारात्मक पक्ष पे न जाए। घर में बिजली लगी है, एक समय था बिजली नहीं थी, आज बिजली के बगैर तो जीवन अधूरा लगता है। पता चला 1 घंटे लाइट गोल है तो कैसा महसूस होता है, रात को लाइट गोल है तो सो नहीं पाते। लेकिन इसी बिजली के तार को यदि छू दिया जाए तो प्राण चले जाते हैं, है ना।
तो इतनी खतरनाक चीज है, लेकिन हमारे लिए बहुत आवश्यक चीज है। अब चूल्हे जलना बंद हो गए, गैस सिलेंडर आ गए, वो अपने आप में बम है वो, लेकिन उसका सभी सदुपयोग करते हैं तो मिनटों में खाना बन जा रहा है। उसी तरह से सोशल मीडिया है। साहित्य में जहां तक बात चोरी की आती है, तो मैं सोचता हूँ भाई चोरी तो उसी की होगी ना जिसके पास सोना है। अब कोई पीतल और रोल्ड गोल्ड के जेवर घर में रखा तो उसके यहाँ क्या चोरी होगी? तो यदि रचना चोरी होगी तो खुश हो जाइए ना भाई कि आपकी रचना में दम है, तब तो चोरी हुई है करके। तो यह है कि भाई चोरी का होना भी आपकी रचना की श्रेष्ठता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। छंद के छह के नाम से एक किताब मैंने छपाई थी, जिसे शास्त्र नहीं कहा जा सकता, एक विधान के उसमें जैसे अनार के अ होता है भाषा सीखने के लिए, उसी तरह से मैंने नाम दिया था छंद के छह। मतलब मूलभूत जानकारी आप जानिए, और ज्यादा उसको शास्त्रीयता में और गहराई से जानना है तो भाई आप जगन्नाथ प्रसाद भानु जी के छंद प्रभाकर को पढ़िए। शास्त्र वो है, हमने एक छोटा सा गाइड के रूप में उसे प्रस्तुत किया था। और डॉक्टर सुधीर शर्मा जी के जो प्रकाशन है वैभव प्रकाशन, इसके अलावा वो सर्वप्रिय प्रकाशन भी उनका है दिल्ली से, वहां से उन्होंने प्रकाशित किया था। अब इसकी 200 प्रतियां थी, तो मुझे लगा कि 200 प्रतियां 200 व्यक्ति के हाथ में ही तो जाएगी। 1-2 प्रति मेरे पास रहेगी तो 200 प्रतियां भी नहीं जाएंगी। और जिनके हाथ में जाएगी कोई जरूरी नहीं कि उसको पढ़ के छंद सीखे या लिखे। तब फिर लगा कि भाई व्हाट्सएप इतना बढ़िया एक माध्यम है, क्यों नहीं इससे लोगों को जोड़ा जाए और सिखाया जाए। तो लगभग 5 साल हो रहे हैं, मई में 5 साल हो जाएंगे, और लगभग 200 लोग जो छत्तीसगढ़ से हैं और ऐसी जगह से हैं कि जिस गांव में यदि आप जाएंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ कोई साहित्य सृजन हो सकता है। साहित्यिक कोई माहौल नहीं है। वहां के लोग भी आज छंद के छह के नाम का जो एक ऑनलाइन गुरुकुल बना है उसमें जुड़कर सीख रहे हैं। कोरोना काल में लोगों ने इसके वीडियो का प्रयोग किया और ऑडियो का प्रयोग किया, और हमने 2017 के मार्च में पहला प्रोग्राम किया था होली पर कवि गोष्ठी, जहां लोग अपने घर में बैठ के ऑनलाइन कविताएं पढ़ी और लोगों ने सुना, जिसमें कुछ लोगों को बीच में हम अतिथि बनाकर बुलाते भी हैं, जैसे बलदेव राम साहू जी आ चुके हैं, आदरणीय सरला दीदी आ चुकी है, सुधीर शर्मा जी आ चुके हैं, और बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो हमारा यह रहता है कि भाई ऐसी हस्तियां जो बड़ी हस्तियां हैं छत्तीसगढ़ की, तो कम से कम जाने कि नवोदित लेखक लोग कैसा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। जो दशा और दिशा की जो बातें होती है भाषा की, तो दशा तो वो बता सकते हैं जो उस युग में जन्मे हैं, लेकिन दिशा तो नई पीढ़ी ही बताएगी। पुरानी पीढ़ी दिशा नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत लोग आज भी सोशल मीडिया से यूजर नहीं है, सोशल मीडिया के यूजर नहीं है। तो दशा और दिशा के लिए नए और पुराने के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। ये कुछ बातें जो मेरे मन में थी, जो साहित्य और सोशल मीडिया के संबंधों पर थी, इस पर कुछ बिंदु जो मैंने सोचे थे मैंने आपके सामने साझा किया। यह है कि एक बुराई इसमें यह आ गई है कि नाम कमाने के चक्कर में लोगों ने लिखना शुरू किया है। रोज लिखते हैं और पढ़ते नहीं है। तो मेरा एक संदेश है, अगर ऐसे लोग भी जुड़े होंगे आज इस कार्यक्रम में, कि भाई पहले पढ़िए, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, तब लिखिए। कम लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए, तभी जाके सोशल मीडिया आपको सही मंच पर स्थापित करेगा, आपके नाम को सही जगह पर ले जाएगा। मैं एक बार पुनः आदरणीय रजनी साहू जी का आभार व्यक्त करता हूँ और शेफाली जी का धन्यवाद देता हूँ, और जितने विद्वान वक्ता हैं सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने कहा, बहुत बढ़िया, सूक्ष्म से बहुत ही लेकर अच्छा। सब तरफ आपकी दृष्टि गई है। अब आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सरला दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ। दीदी सत सत प्रणाम आपको। पुष्प आभासी कार्यक्रम में पुष्पगुच्छ से आपका स्वागत है। दीदी जी का साहित्यिक क्षेत्र में बहुत
योगदान सराहनीय है। छत्तीसगढ़ी, बांग्ला और हिंदी भाषा में इनका लेखन है। गद्य साहित्य में इनकी विशेष रुचि रही है। उपन्यास भी इन्होंने बताया दीदी ने प्रकाशित होने वाली है बहुत जल्द। और इनके ज्ञान के बारे में कुछ कहना मतलब सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। और ये आज का आयोजन दीदी के मार्गदर्शन से ही संपन्न हो पाया है। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपका स्वागत है, अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है। ओके, आ रही है आपकी आवाज। धन्यवाद धन्यवाद। सुधा साहित्य सामाजिक संस्था के अध्यक्ष रजनी साहू और उपाध्यक्ष शेफाली जी, सदस्यगण और इस संवाद में आमंत्रित साहित्यकार अरुण निगम, डॉक्टर सुधीर शर्मा, डॉक्टर बलदाव राम साहू और अश्विनी उदयन जी, आप सब लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। और सच कहूँ तो रजनी साहू जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा, क्योंकि आज जो विषय लिया गया है सोशल मीडिया और साहित्य, ये समसामयिक संदर्भ का विषय है। हम सब लोग कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं, तभी तो आज मैं आपसे मुखातिब हूं और आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। यही इसका एक बढ़िया उदाहरण है। ये जिस गति से आया है, इसकी गति को देखते हुए ये तो नहीं डर लग रहा है कि ये थोड़ी देर में मुंह के बल गिर जाएगा ना, नहीं गिरेगा। जैसा कि अभी डॉक्टर बलदाव राम साहू ने बताया कि वेदों को श्रुति कहते थे। श्रुति क्योंकि वो सुनकर सीखा जाता था, पढ़ा जाता था, अध्ययन किया जाता था। अरुण निगम जी ने कहा कि वो वाचिक परंपरा थी। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रिंट मीडिया के आने के बाद साहित्य ज्यादा लोगों के हाथों में पहुंचने लगा। प्रिंट मीडिया दरकिनार हो गया है, ऐसी बात नहीं है। ठीक कहा सुधीर शर्मा ने, प्रिंट मीडिया की आवश्यकता हमेशा रहेगी संदर्भ के लिए, प्रसंग के लिए, और सबसे बड़ी बात साहित्य के स्थायित्व के लिए, लिखित रूप में रखने के लिए हमको प्रिंट मीडिया की आवश्यकता तो रहेगी ही रहेगी। फिर भी आज कोरोना काल के कारण हम लोगों का रुझान ये सोशल मीडिया की तरफ बढ़ा है। निश्चित रूप से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी आप लोगों ने विद्वान विचारकों के विचार सुने, निश्चित रूप से उन लोग पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। उनको दोहराने से समय जाया होगा और वैसे भी घड़ी बता रही है कि समय हो गया है। तो इसका एक पक्ष जो हम देखते हैं सोशल मीडिया का, तो ये है पारस्परिक संबंधों के निर्वहन का ये प्रौद्योगिक प्रयोग है, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिक प्रयोग, जो आज फेसबुक और व्हाट्सएप के रूप में सबसे ज्यादा सक्रिय है, जो संचार और सूचना का सशक्त माध्यम है। ध्यान दीजिएगा, जो संचार और सूचना किसकी, मेरी रसोई में खिचड़ी की सूचना आपको दूं, इसका प्रस्तुतिकरण दूं आपको? नहीं, वो दूसरी विधा हो जाएगी। साहित्य की विधा के तौर पर अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि गद्य और काव्य दोनों को समान रूप से सोशल मीडिया में स्थान मिला है। निश्चित रूप से काव्य छोटा सा रूप होता है, खंड काव्य और महाकाव्य की बात आप जाने दें। बाल कविता है, जैसा कि डॉक्टर बलदाव राम साहू बाल कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं, जैसे छंद के हस्ताक्षर माने जाने लगे हैं अरुण निगम, या अन्य कवि लोग हैं, जैसे अभी हमारे अश्विनी जी हैं, गजलकार हैं। तो ये छोटी सी जगह घेरता है, थोड़े से में आदमी अपनी बात कह देता है, ये काव्य के लिए सशक्त है। परंतु आज मैं देख रही हूँ कि गद्य के लिए भी ये सोशल मीडिया सशक्त माध्यम होने लगा है। छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अभी हम लोगों ने एक किताब, बड़ी अच्छी समीक्षा हुई, 100 से ज्यादा कमेंट्स आए और लोगों ने कई बार, उस किताब का नाम है क्योटो टू काशी। ये एक उपन्यास है, ये अभी आया है कोरोना काल में, और इस उपन्यास को
इतनी लोकप्रियता मिली है कि विदेशों में इस किताब की मांग होने लगी है। इसके जो लेखक हैं वो आए थे सौरभ शर्मा जी, और निश्चित रूप मानिए कि ये अपनी तरह का एक नया उपन्यास। आप बताइए कि अगर ये सोशल मीडिया न होता, हम सोशल मीडिया में सक्रिय नहीं होते, तो क्या हम इस अनोखे किताब को, जो बनारसी सुगंध लिए हुए, जो भारतवर्ष की संस्कृति और शिक्षा को दर्शाने वाला एक नए तरह का उपन्यास है, हम उससे परिचित हो पाते? नहीं हो पाते। तो ये है हमारे लिए सोशल मीडिया का उपयोग। निश्चित रूप से सोशल मीडिया में आज प्राइम टाइम में न्यूज में फेसबुक के समाचार, साहित्यिक समाचार को कवर किया जा रहा है। निश्चित जानिए लोगों की नजर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि अभी फेसबुक पर राधा भाव 5 भागों में मैंने लिखा, और वो इसी संक्रमण काल का है, सोशल मीडिया में है, कोरोना काल का है। तो लखनऊ शोध संस्थान वालों ने उसे मांगा, दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन वालों, राधा ऑर्गेनाइजेशन वालों ने मांगा, और उन्होंने उसे प्रकाशित किया। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ पाठकों की या रचनाकारों की नजर नहीं है, संपादकों की भी नजर है। और यदि कुछ ऐसा सोशल मीडिया में प्राप्त होता है जो संग्रहणीय है, जो उपयोगी है, जो शाश्वत साहित्य को प्रश्रय देता है, तो उसकी कदर आज भी लोगों में है। ये बात सोशल मीडिया का एक पहलू। इस सिक्के का दूसरा पहलू देखिएगा कि ये सोशल मीडिया लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। अभी जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि नवोदित कवियों, नवोदित लेखकों, नवोदित साहित्यकारों की सुनामी आ गई है। हर कोई लिखने लगा है और लिख रहा है, वहां तक तो सही। मुश्किल ये हो रही है कि सोशल मीडिया में कोई संपादक नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में कैंची हो और वो गलत चीजों को काट दे, गलत धारणाओं को काट दे, अभिव्यक्ति के माध्यम को सही रास्ता दे। ऐसा कोई संपादक हमको सोशल मीडिया में नहीं। दुर्भाग्य से मेरी रचना पर अगर किसी ने कमेंट कर दिया कि मैडम आपने यहाँ गलत लिखा है, इसको ऐसा तो सुधार लीजिए, तो मेरा मुंह फूल जाएगा। मतलब सोशल मीडिया में मुंह क्या फूलेगा, मेरी लेखनी फूल जाएगी और मैं उसको या तो अनफ्रेंड कर दूंगी या उसकी बात को सुनना बंद कर दूंगी। दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि आम लेखक आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा का शिकार हो गया है। और निश्चित जानिए कि आत्ममुग्धता की अति जो है, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं मैं, अरे बकरे की मैं तो उसको बलि के दरवाजे तक ले जाती है, तो हम लोग तो सामान्य मनुष्य हैं। तो इस मैं से बचने के लिए, इस आत्मश्लाघा से बचने के लिए, इस दिग्भ्रमित अवस्था से बचाने के लिए हर साहित्यकार को प्रयास करना आवश्यक है। तो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन और सम्मान ग्रहण किया जाने वाला समाचार ही सोशल मीडिया का मुख्य आकर्षण नहीं है। मुख्य आकर्षण है आप क्या लिख रहे हैं, आप लोगों को क्या देना चाहते हैं। आप इस बात को भूल जाइए ना कि कितने लोगों ने आपको आपने बहुत बढ़िया लिखा, वाह वाह, प्रणाम, शुभ रात्रि और गुड मॉर्निंग। नहीं, उन कमेंट्स के ऊपर आप ध्यान देना तुरंत बंद कर दीजिए। आप उन कमेंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए जिन कमेंट्स से आपके लेखन को दिशा मिलती है। दिशा और दिशा वाली बात के लिए अरुण निगम ने कहा कि वर्तमान दशा जो है साहित्य की, जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की बात, तो वर्तमान साहित्य की वर्तमान दशा हम सोशल मीडिया के आधार पर कर रहे हैं, तो इसको भी दिशा देने वाली नई पीढ़ी होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पुरानी पीढ़ी को भूल जाएंगे। याद रखेंगे हम कि ये सोशल मीडिया भी पुरानी और नई पीढ़ी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। आज हम बहुत सारे पुराने साहित्यकारों को, पूज्य साहित्यकारों को पढ़ने बैठते हैं तो हमारे घर में इतनी किताबें नहीं हैं। गूगल में जाते हैं, टाइप करते हैं जयशंकर प्रसाद और आंसू हमारे सामने, ऋग्वेद हमारे सामने है, छांदोग्य उपनिषद हमारे सामने है। तो ये लाभ जो हमको मिला हुआ है, एक तरह से कहिए तो सोशल मीडिया के द्वारा, गूगल के द्वारा हमको एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हमारे हाथ में
24 घंटे हैं, आपको जब मन लगे उस लाइब्रेरी का उपयोग कीजिए। परंतु अपने ज्ञानवर्धन के लिए अभी अश्विनी जी ने एक बढ़िया शब्द का प्रयोग किया, भूल रही हूँ, चोर लेखक पता नहीं, चोर राइटर कुछ तो भी कहा, भूल गई मैं। तो उसके लिए आप क्यूराइटर, थैंक यू वेरी मच। तो उस शब्द को भूल गई थी मैं। तो उस काम के लिए, क्योंकि भाई आपके हाथ में उस तरह थमा दिया गया है, सोशल मीडिया एक उस तरह तो है आपके हाथ में। अब मन लगे तो आप जान लीजिए, मन लगे तो अपनी जान ले लीजिए, और मन लगे तो बढ़िया से काट के उसको खा लीजिए। उपयोग तो आपको करना है। तो सोशल मीडिया का उपयोग भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को प्रतिष्ठित करने में कितना ध्यान दे रहे हैं और लोगों को पढ़ने में कितना ध्यान दे रहे हैं। निश्चित जानिए कि जिस दिन आप लोगों को पढ़ना शुरू करेंगे, जिस दिन, तो आपके लेखन में अपने आप गंभीरता आती चली जाएगी। आपके लेखन से मैं शब्द की मात्रा ऊपर नीचे ये गायब होने लगे, और जिस दिन ये मैं गायब होने लगे आपके लेखन से, निश्चित जानिए सारी दुनिया आपको लाखों सलाम करेगी। आप खुद को सलाम करना तो बंद कीजिए, दुनिया आपको सलाम करेगी। आप खुद ही अपने आप को सलाम करते रहेंगे तो दुनिया को कितनी फुर्सत है, तो सलाम करेगी। ये है सोशल मीडिया का दूसरा पहलू। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ती और मैं ये कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया के आने से प्रिंट मीडिया का महत्व कम हो गया है या प्रिंट मीडिया समाप्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। उसका कारण ये है कि सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया में साहित्यिक विमर्श नहीं हो पा रहा है। कविताएं पढ़ लिए, गजल पढ़ लिए, किसी कथा पढ़ लिए, कोई छोटी कहानी, कोई उपन्यास, कोई साहित्यिक विमर्श तो नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप से आप कहेंगे मैडम आज तो ये साहित्यिक विमर्श हो रहा है, परंतु क्या यह साहित्यिक विमर्श स्थायी है? नहीं। क्या ये इतिहास बनाएगा? नहीं बनाएगा। आपको जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है तो आपको आचार्य नंदुलाल वाजपेयी की 20वीं शताब्दी पढ़नी पड़ेगी, आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और तो आपको किताब की जरूरत पड़ेगी। तो प्रिंट मीडिया का आकर्षण, प्रिंट मीडिया की उपयोगिता, प्रिंट मीडिया का महत्व न कम हुआ है न होगा। ये सोशल मीडिया में जो अभी कोरोना, एक तो आपको मैं बता दूं कि कोरोना काल के कारण लोगों के पास बहुत सारा समय था तो लोग सोशल में ध्यान दे पाते थे। अब जब गति सामान्य होने लगी है तो लोग फिर अपने काम धंधे में लगेंगे और ये सोशल मीडिया धरा ये निश्चित जानिए आप। कि वापस आती हूँ मैं कि सोशल मीडिया अगर इतना ही कमजोर पक्ष है तो उसमें हम लगे क्यों हैं? तो उसका सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी उपयोगिता बताऊं कि सोशल मीडिया समस्त साहित्य को हमारे सामने करतलगत आंवले की तरह प्रस्तुत कर देता है। राम और शिवरात्रि अपना वक्तव्य यही, ये मेरा नियम है कि जब भी मैं बोलना शुरू करूं और इस तरह की कोई बात आती है मैं अपना बोलना बंद करती हूँ। शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार दीदी। हम लोग बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, समय का पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। सभी सकारात्मक दृष्टिकोण से सभी ने बहुत अच्छी सलाह भी दी है। और हिंदी के प्रचार प्रसार और विश्वव्यापी बनाने में सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन कुछ बारीकियों को यदि हम ध्यान रखें, सावधानी रखें तो ये वरदान साबित हो सकता है। और प्रिंट मीडिया का तो अपना अलग महत्व होता ही है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और ये मुझे विश्वास है कि ये इतिहास ना बदले, लेकिन वर्तमान जरूर हमारे लिए जो आज का प्रयास है, हमारा वर्तमान जरूर सब स्पष्ट दिखाई देने लगा है हमें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप सभी लोगों का मार्गदर्शन मिला। आप सभी को आभार प्रकट करने हमारी तरफ से हमारी संस्था के उपाध्यक्ष शेफाली श्रीवास्तव को आमंत्रित करती हूँ मैं। नीलम जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरू से अंत तक बनी रही। आप कुछ कहना चाहेंगी?
अनम्यूट करके कहिए। भाई साहब की तबीयत कैसी है अभी? ठीक है, आप लोगों की दुआ से अभी बहुत बेहतर है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे सुनने को मौका मिला आप लोगों को, और बस मैं साहित्य से जुड़ी रहूं, यही कामना है। धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, और शेफाली जी का मैं आमंत्रित कर रही हूँ। आप शेफाली जी ने मेरी बाल सखी है, दुर्ग से ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और अभी नागपुर में रहती हैं। आइए शेफाली जी, आपका स्वागत है। सभी को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। इतनी अच्छी संगोष्ठी का आयोजन हुआ जो कि समसामयिक विषय है, जैसा कि सरला दीदी ने बताया, आज का ज्वलंत विषय है। इस पर सबके विचार सुनने मिले और सुनकर बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ मैं जो इतनी अच्छी संगोष्ठी का एक हिस्सा बनी। और सभी अतिथि गण का बहुत 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 आभार मैं देना चाहूंगी। जैसा कि अश्विनी उम्मीद जी ने कहा कि कागजों का ये आखिरी सदी है, कागजों से इश्क की, ये बिल्कुल बिल्कुल मेरे दिल को छू गई है बात, और बहुत ही सत्य आपने कहा है। ये सच में आखिरी सदी होने वाली है कागजों से इश्क की। पर सरला दीदी ने कहा प्रिंट मीडिया का अपना एक महत्व है, और वो तो रहेगा ही, क्योंकि अगर हमें पढ़नी है पुरानी अपनी जो इतिहास है तो वो उसके लिए तो हमें वो किताबें देखनी ही है, तो उनका अपना अलग महत्व तो रहेगा ही। सोशल मीडिया का महत्व अलग है और प्रिंट मीडिया का महत्व अलग है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और हमें दोनों ही जरूरी हैं। सबने अपने अपने तरीके से इस बात को कहा है। जैसे कि डॉक्टर सुधीर शर्मा जी ने कहा कि कोरोना काल में हम साहित्य से ज्यादा जुड़े, हिंदी की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान बढ़ा, ज्यादा कविताएं हमने सुनी, क्योंकि हमें इतनी सारी सामग्री उपलब्ध थी। जैसे कि डॉक्टर बलदाऊ राम साहू जी ने कहा कि अगर हमें कुछ लिखना है या पढ़ना है तो लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, किसी संपादक के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी संरचना का संरक्षण भी कर सकते हैं, प्रकाशन भी कर सकते हैं। ये तो सोशल मीडिया की मेहरबानी हुई। सोशल मीडिया एक्चुअली ज्ञान का बहता हुआ सागर है। अब हम कितनी गागर उसमें से भर लें, हमारे ऊपर है, और कितना हम उसका उपयोग कर लें, ये भी हमारे ऊपर है। तो मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आ रही है। जी, अरुण निगम जी को भी हमने सुना। उन्होंने भी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही हमसे कि अभी नई प्रतिभाएं जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, क्योंकि उनको भी आसान हो गया है अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करना सोशल मीडिया के माध्यम से। और जैसा कि उन्होंने कहा कि वो छंद के संस्थापक हैं और उनके लिए भी आसान है कि वो लोगों को जोड़ रहे हैं, और छोटी छोटी जगह से भी लोग सामने आके अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखा सकते हैं। तो सोशल मीडिया और साहित्य का नाता जो है वो कैसा रहेगा, ये साहित्यकारों के ऊपर भी है। साहित्यकार अगर चाहें तो नई ऊंचाइयों तक उसे ले जा सकते हैं, और हिंदी के लिए खास करके एक बहुत ही, मैं सोचती हूँ कि अच्छा माध्यम है। क्योंकि जैसे मैं खुद भी नागपुर के पास एक छोटी जगह पे रहती हूँ, तो मेरे लिए आसान नहीं है हर तरह की किताबों का, पुस्तकों का अध्ययन करना। और अभी सोशल मीडिया के जरिए बहुत आसानी से मैं सारी चीजों से जुड़ पाती हूँ, और आप जैसे लोगों से जुड़ी भी मैं इसी वजह से, और हमारी संगोष्ठी का आयोजन भी हम कर पाए। तो और छत्तीसगढ़िया, जो मैं भी छत्तीसगढ़ी हूँ, और इतने सारे छत्तीसगढ़िया साहित्यकारों से मेरा परिचय हुआ, तो मैं उस बात के लिए बड़ी सौभाग्यशाली समझती हूँ स्वयं को। आज आप सभी से जो भी संगोष्ठी हुई उसके लिए वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें हमने सुनी। बहुत अच्छा लगा। इस तरह की गोष्ठियों का आयोजन सुधा साहित्य सामाजिक संस्था के द्वारा समय समय पर होता रहेगा, और हमारी रजनी जो है वो इस हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा से ही कार्यरत रहती हैं और आगे भी रहेंगी।
तो मैं ज्यादा समय लूंगी नहीं। आप सबकी बातें इतनी मतलब बड़े लोगों के बीच में मैं बैठी हूँ कि ज्यादा मुझे बोलना शोभा नहीं देता, पर अपनी बात मैं समाप्त करूंगी ये कहकर कि फूलों की महत्ता क्या अगर उसका गुणगान ना हो, और हमारी जो संगोष्ठियां हम आयोजित कर रहे हैं, इन संगोष्ठियों की सार्थकता क्या अगर उसमें आप सबका योगदान ना हो। तो ऐसे ही योगदान देकर, ऐसे ही मार्गदर्शन देकर, इन संगोष्ठियों के माध्यम से, कविता काव्य संध्या के माध्यम से आप मार्गदर्शित करते रहिए, यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रदर्शन के लिए, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। प्रणाम आप सभी को, आदरणीय। शुभ रात्रि। से मिलके सबको की तरफ से प्रणाम। आप सभी उदास ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जब तक आपकी मस्ती जिंदा है तब तक आपकी हस्ती जिंदा है। शुभ रात्रि। धन्यवाद धन्यवाद। शुभ रात्रि। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए आदित्य, रिकॉर्डिंग बंद। शुभ रात्रि। चलिए शुभ रात्रि, मैं लीव करता हूँ।